Good evening friends, today we are going to discuss about a new chapter of class 7 that is study of weather. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं पूरे वेदर की, वेदर कैसे काम करता है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर और क्लाइमेट। तो दो पार्ट हैं इसके, वेदर और क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट में अंतर क्या है? तो कभी कभी हमको ये लगता है भाई सेम है वेदर और क्लाइमेट, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। तो पहले वेदर और क्लाइमेट है क्या? तो वेदर और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेदर की। सो वेदर इज़ अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वेदर इज़ अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंडीशन कैसी है, ठंडी है, गर्म है, बारिश का है, कैसा कंडीशन है, एक्सट्रीम कोल्ड है। क्लाइमेट, सो क्लाइमेट इज़ ऑल्सो कंसिडर एज एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन। सर ये तो कमाल ही हो गया, फिर तो आप बोल रहे हैं कि दोनों में अंतर है और दोनों एक ही बात लिख रहे हैं। तो अंतर है भाई। तो ये क्लाइमेटिक कंडीशन है। तो एक क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो है, अंतर क्या है? टाइम पीरियड का, टाइम ड्यूरेशन का। सो वेदर क्या है? एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ प्लेस, ऑफ अ स्मॉल प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड मीन्स विद इन 1 डेज। तो एक दिन का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है किसी एक पर्टिकुलर छोटे प्लेस पे, वो कहलाता है वेदर, है ना, मौसम। एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ अ लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम is considered as climate। तो अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक लार्ज एरिया में लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की है तो वो कहलाती है क्लाइमेट। एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विद इन 30 ईयर्स। सो 30 ईयर्स का एवरेज क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है किसी एक बड़े से एरिया में, उसको हम किससे कंसिडर करते हैं? क्लाइमेट से। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं एलिमेंट्स की। इतना समझ में आया बात? ठीक है, तो क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, दोनों ही एक चीज़ हैं, दोनों ही बराबर हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है। बट अंतर क्या है? एक स्मॉल प्लेस के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है विद इन 1 डेज, और एक लार्ज एरिया के लिए एवरेज है 30 ईयर्स का, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। क्लियर? चलिए नाउ एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर यानी वेदर किस पे डिपेंड करता है? एलिमेंट्स ऑफ वेदर। तो वेदर के डिपेंड के जो मेन एलिमेंट्स है वो 2 हैं आपके। कौन कौन से हैं? टेम्परेचर एज वेल एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो दीज आर द मेन 2 एलिमेंट्स ऑफ वेदर जिस पे वेदर पूरी की पूरी डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर मीन्स रेफर्स टू डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड टेम्परेचर इज अ फिनोमेना रेफर्स टू डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ठीक है, तो हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है क्या है आपका? टेम्परेचर। एंड इट इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर। किसे नापते हैं? थर्मोमीटर। ठीक है, तो थर्मोमीटर से इसको मेज़र किया जाता है। ठीक, अब किसी भी प्लेस की टेम्परेचर कैसी है, वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। सो लेट अस डिस्कस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे टेम्परेचर डिपेंड करता है। सो दीज आर द फैक्टर्स इन विच टेम्परेचर डिपेंड। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो आपका है लैटिट्यूड। सेकेंड फैक्टर एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। And what about latitude? So latitudes are imaginary line that runs on globe. Horizontal imaginary line that runs horizontally on globe, that is a latitude, like equator, tropic of Cancer, tropic of Capricorn। तो ये सब क्या है? latitudinal line है। ठीक है,
इसके अलावा बात कर लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन करंट, क्लाउड कवर. So these are the factors in which temperature depends, कि किसी भी प्लेस की टेम्परेचर कैसी होगी, कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा, इन फैक्टर पे डिपेंड करता है. लेट अस डिस्कस वन बाय वन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लैटिट्यूड की. सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं? लैटिट्यूड की. चलिए, लैटिट्यूड. सो लैटिट्यूड कैसे डिपेंड करता है? मान लो ये अर्थ है ना, so these are the latitudinal line, these are the latitudinal line. तो सबसे पहले आपकी 0 डिग्री इक्वेटर, देन 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल एंड 90 डिग्री नॉर्थ पोल. ठीक है, तो नीचे आ जाएंगे 23.5 डिग्री साउथ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 66.5 डिग्री साउथ, दैट इज अंटार्कटिक सर्किल एंड 90 डिग्री साउथ पोल. तो ये लैटिट्यूड डिपेंड कैसे करता है टेम्परेचर में? सो वी नो दैट सन रेज रिसीव्ड बाय अर्थ एट डिफरेंट लैटिट्यूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सन रेज रिसीव्ड ऑन अर्थ. ठीक है, तो जो 0 और इसके बीच में 0 और 23 डिग्री नॉर्थ और 0 और 23 डिग्री साउथ, ठीक है, इसके बीच में इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, व्हेन अर्थ टिल्ट ऑन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस एरिया रिसीव मैक्सिमम टेम्परेचर. ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सनराइज कहाँ आती है? 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ में. ठीक है, इसको बोलते हैं हीट जोन. क्या बोलते हैं? हीट जोन और टॉरिड जोन. हीट जोन और टॉरिड जोन. ठीक है, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा हीट जोन एंड टॉरिड जोन. व्हेन अर्थ टिल्ट टुवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड this place also receive maximum temperature when earth tilt towards southern hemisphere, it is also known as heat zone and torrid zone. ठीक है, तो कहने का मतलब कि इस एरिया में, इस कंप्लीट एरिया में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव, सबसे ज़्यादा सनरेज रिसीव होती हैं. तो जाहिर सी बात है कि इसमें सबसे ज़्यादा हीट टेम्परेचर होगा, उसके बाद इसमें मॉडरेट टेम्परेचर होगा, कम टेम्परेचर होगा एज़ कम्पेरिजन टू हीट जोन, और इसमें बहुत कम होगा, कूल टेम्परेचर होगा. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सनरेज नहीं आती. यहाँ भी सेम होगा मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ भी क्या होगा? एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर. तो देखा आपने कैसे टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाला फैक्टर है लैटिट्यूड. तो अलग अलग लैटिट्यूड के हिसाब से, अलग अलग एरिया के हिसाब से अर्थ पे अलग अलग टेम्परेचर रिसीव होता है. बात समझ गए? ठीक है जी. चलिए, नेक्स्ट इज एल्टीट्यूड, हाइट. अब हाइट का क्या फंडा है? व्हाट अबाउट द एल्टीट्यूड, है ना? एल्टीट्यूड. सो हाउ हाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो आपने देखा होगा भाई, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, किसी पहाड़ पे जाएंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाता है. जैसे जैसे नीचे आते हैं टेम्परेचर बढ़ जाता है. भाई ऐसा क्यों होता है? मान लो पहाड़ है, तो अभी अपन नीचे हैं, तो यहाँ पे मान लो कोई टेम्परेचर होगा सपोज़ 30 डिग्री. ओके, जैसे जैसे हम ऊपर चढ़े, यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री. ठीक है, और थोड़ा ऊपर पहुँचे, यहाँ पे हो गया 22 डिग्री सेल्सियस. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों घट रहा है, और नीचे आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? तो एल्टीट्यूड के लिए कहा जाता है व्हेन वी इंक्रीज हाइट टेम्परेचर विल डिक्रीज. ओके, हाइट, व्हेन वी इंक्रीज हाइट को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. इट मीन्स हाइट एंड टेम्परेचर का जो वो है रिलेशन है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा रिलेशन है. व्हेन वी इंक्रीज द हाइट ऑफ अ प्लेस टेम्परेचर विल डिक्रीजेज. ऐसा क्यों? कि भाई अब मन में आ रहा होगा कि तो भाई यहाँ मान लो सन है, तो सन की जो रेज आएगी तो पहले हाइट पे आएगी ना, तब तो नीचे जाएगी. तो यहाँ पे तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, तो कम क्यों है? चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं. तो हाइट की वजह से जो टेम्परेचर है वो कम हो रहा है. क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो किसका फिनोमिना है? टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर का फिनोमिना, है ना. और एटमॉस्फेयर में अलग अलग तरह की गैस होती हैं, लाइक ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, साथ के साथ ग्रीन हाउस गैसेस,
ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर्स, सो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसेस, CO2, CH4, है ना, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स. So these are considered as greenhouse gases, and these gas are responsible for increase the temperature of earth surface. तो इन्हीं गैस की वजह से अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है. एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं, एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर का लेयर डेंस वो थिनर होते जाता है, ऊपर जाते जाते एटमॉस्फेयर पतली होती जाती है. तो जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, एटमॉस्फेयर की जो विड्थ है, मोटाई है, वो घटती जाती है, यानी ग्रीन हाउस गैस कम होती जाती हैं. यही रीज़न है कि ऊपर टेम्परेचर क्या होता है, घटता है, और नीचे टेम्परेचर बढ़ता है. यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर के जो वो है, थिकनेस है, वो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हीट को ज़्यादा ट्रैप किया जाता है. तो हीट लगना, दिस इज़ अ ट्रैपिंग ऑफ हीट. तो हीट आई और उसको पकड़ेंगे तब लगेगी. तो हीट नीचे आई तो उसने, ग्रीन हाउस गैसेस ने हीट को पकड़ लिया. अब जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट कम होते जा रहा है और यहाँ पे टेम्परेचर कम होता है. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब सी से डिस्टेंस का क्या मतलब है, कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है सी के डिस्टेंस पे. ठीक है, तो मान लो यहाँ पे सी है और कोई लैंड है सी के पास. ठीक है, लैंड है सी के पास. तो सी के पास जो लैंड रहेगा वहाँ पे कैसा टेम्परेचर रहेगा, मॉडरेट टेम्परेचर. कैसा टेम्परेचर रहेगा, मॉडरेट टेम्परेचर. मॉडरेट मीन्स नॉट टू हॉट, नॉट टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं. तो सी से कुछ ब्रीज चलती हैं, सी ब्रीजेस, क्या बोलते हैं इसको, सी ब्रीज. ठीक है, एंड लैंड ब्रीज मीन्स सी से लैंड की तरफ चलने वाली जो हवाएं हैं सी ब्रीज, और लैंड से जो सी की तरफ चलने वाली है लैंड ब्रिजेस. ठीक है, तो सी ब्रिज गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो सी ब्रिजेस चलती हैं और यहाँ के टेम्परेचर को लो कर देती हैं. ठंडी के दिन में जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो लैंड ब्रिजेस चलती हैं और टेम्परेचर बढ़ा देती हैं. इट मीन्स कि the land situated nearby the ocean it has moderate temperature, not too hot, not too cold. तो वैसे ही इसी तरह distance from the sea its effect of the temperature. तो जो प्लेस सी के पास होते हैं वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता. ठीक है, देन ओशन करंट. ओशन current also affect the temperature, of a particular place as same as sea, है ना. तो जहाँ जहाँ ओशन है वहाँ क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होगा. क्लाउड कवर. ठीक है, तो क्लाउड कवर कैसे इफेक्ट करता है भाई, जहाँ क्लाउड कवर होंगे ज़्यादा वहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा. क्या होगा, कम होगा. टेम्परेचर तो कम होगा लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी. तो टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, होप ये आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की. ये तो एक पार्ट हमने पढ़ा एलिमेंट्स का. नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द सेकेंड एलिमेंट ऑफ वेदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रेशर. सबसे पहले बात करें तो प्रेशर की बात कर लेते हैं. प्रेशर है क्या, केवल प्रेशर, नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा प्रेशर मीन्स क्या, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है उसको बोलेंगे प्रेशर. ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है. कहाँ पे, हमारे अर्थ सरफेस पे. ये अर्थ सरफेस है मान लीजिए. ठीक है, और चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर है. चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट थिकनेस. तो यहाँ पे थिकनेस कम है, ठीक है, यहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है. तो इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन अर्थ सरफेस, इट एक्सर्ट फोर्स ऑन अर्थ सरफेस. तो ये इसी फोर्स को जो एक पर्टिकुलर एरिया में लगाया गया, दैट इज़ नोन एज प्रेशर. दैट इज़ नोन एज प्रेशर. समझ गए. तो फोर्स एक्सर्ट ड्यू टू एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज ऑल्सो डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स. दैट इज, पहले तो बात कर लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते कैसे. तो प्रेशर समझ गए. सो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंस्ट्रूमेंट
measure atmospheric pressure, that is बैरोमीटर। कौन सा मीटर? बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापते हैं, ठीक है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बैरोमीटर। अब बैरोमीटर के बाद बात कर लेते हैं भाई कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से फैक्टर्स रहेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, कौन से फैक्टर्स रहेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? तो फैक्टर्स इज एल्टीट्यूड एज वेल एज टेम्परेचर। एल्टीट्यूड means height and temperature. What is the relation between height and atmospheric pressure and what is the relation between temperature and atmospheric pressure? कैसे ये अफेक्ट करते हैं आइए देखते हैं। सो हाइट कैसे अफेक्ट करता है? तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, हमने देखा था कि when we increase the height द थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम डिक्रीजेस। तो हाइट पे जा रहे हैं तो एटमॉस्फेयर की जो थिकनेस है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो थिकनेस कम होगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन वी गोज हाइट अप टू हाइट तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम लोअर। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटेगा। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर decreases when we increase height, ठीक है। तो जब हम ऊपर जाएंगे प्रेशर क्या होगा? कम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक वैसे ही टेम्परेचर में भी है। टेम्परेचर when we increase temperature, ठीक है, तभी किसी प्लेस का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, when we increase temperature pressure decreases, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब भी हम किसी चीज़ को हीट देते हैं एरिया इंक्रीजेस, एरिया बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला ये है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। व्हेन वी इंक्रीज एरिया प्रेशर बिकम डिक्रीजेस। तो एरिया बढ़ाने से प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जैसे हम बैग टांगते हैं ना, तो बैग के जो स्ट्रिप होते हैं अगर वो पतले होंगे तो यानी एरिया कम होगा तो ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, कंधा दर्द करने लगता है। जैसे अगर वो स्ट्रिप चौड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर क्या होता है? कम एक्सर्ट करता है। सो इसी तरह टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या कर देता है? एरिया को एक्सपेंड कर देता है, ठीक है। यानी जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके जो गैसेस हैं उसको एक्सपेंड कर देता है तो प्रेशर क्या होता है? लो हो जाता है। वैसे ही हाइट है, जब हम हाइट पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर का जो डेंस है वो कम होते रहता है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो दोनों से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एल्टीट्यूड एज वेल एज टेम्परेचर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अलग अलग प्रेशर बेल्ट की, ठीक है। तो प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ सरफेस, प्रेशर बेल्ट ऑन अर्थ सरफेस। प्रेशर बेल्ट जैसे हीट जोन था ना कि अलग अलग भाई ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो टोरिड जोन है, देन मॉडरेट जोन, देन फ्रिजिड जोन। जैसे हीट जोन था वैसे प्रेशर बेल्ट भी है, सेम उसी पे काम करता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये इक्वेटर है, ठीक है, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ ये, ठीक है। तो इसके बीच में भी क्या है? अलग अलग क्या है? प्रेशर बेल्ट हैं। तो अभी हमने जाना कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? बहुत ज़्यादा है। इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि इक्वेटर के आसपास टेम्परेचर ज़्यादा है तो क्या होगा? लो प्रेशर होगा। अभी हमने पढ़ा ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर क्या होता है? लो प्रेशर। तो ये जो है वो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है। तो लो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा? लो प्रेशर होगा। तो और सबसे ज़्यादा हाई प्रेशर कहाँ होगा? यहाँ पे। ये दिस इज़ हाई प्रेशर बेल्ट। क्यों हाई प्रेशर होगा? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। तो जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होगा तो मॉलिक्यूल्स पास आते हैं और एरिया कम हो जाता है,
प्रेशर बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, एरिया ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर घट जाता है। तो यहाँ भी क्या होगा आपका हाई प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, ओके। और इस जोन में क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज अ सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, okay, subtropical high pressure belt, so same as in southern hemisphere, subtropical high pressure belt, subtropical high pressure belt, clear। चलिए, so this is all about the pressure belt on earth surface। अब बात कर लेते हैं लास्ट टॉपिक की, that is humidity, ठीक है, humidity और precipitation की, humidity and precipitation। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। तो बारिश कैसे होती है, ड्यू टू ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो एयर में कितना मॉइस्चर है, दैट डिनोट्स इज ह्यूमिडिटी। तो एयर में जितना ही ज़्यादा मॉइस्चर होगा, ह्यूमिडिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। जैसे रेनी सीज़न में होता है, तो रेनी सीज़न में क्या होता है, एयर में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मॉइस्चर होते हैं। तो रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। बोलते हैं ना बहुत उमस है, तो उमस का मतलब क्या है, ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दैट इज कंसिडर्ड एज ह्यूमिडिटी, ओके। सो ह्यूमिडिटी, इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, and absolute humidity। relative humidity and absolute humidity, ठीक है। तो दो तरह की ह्यूमिडिटी हैं भाई, रिलेटिव एज वेल एज एब्सोल्यूट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो सबसे पहले बात करते हैं एब्सोल्यूट मीन्स एक फिक्स्ड ह्यूमिडिटी क्या होती है। सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मीन्स कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर एट दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम में एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर present in atmosphere, that is absolute humidity। तो उस समय एक्चुअल अमाउंट कितना है एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। व्हाट अबाउट रिलेटिव, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स, सो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, देयर इज अ रिलेशन। अब किसके किसके बीच में रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन एक्चुअल एंड मैक्सिमम। रिलेटिव मीन्स रिलेशन बिटवीन एक्चुअल ह्यूमिडिटी एंड मैक्सिमम ह्यूमिडिटी, इसका मतलब क्या कि एक्चुअल में कितना है और मैक्सिमम कितना हो सकता है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी शोज व्हाट, ह्यूमिडिटी ऑन द पर्टिकुलर एरिया, एक्चुअल ह्यूमिडिटी कितना है एंड कितना हो सकता है, दैट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मीन्स एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर एट एनी टेम्परेचर एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन होल्ड एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे भाई मान लो 10% ह्यूमिडिटी है, ठीक है, 10%, ये हो गई एक्चुअल। और उस टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम हो सकता है, तो मान लो मैक्सिमम 80% हो सकता है ना। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है 10 से और 80% के बीच में, इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी मैक्सिमम इतना ले जा सकता है। एक और एग्जांपल समझते हैं कि भाई एक बच्चा है, वज़न ले जाना है उसको, ठीक है। तो वो उसका जो मैक्सिमम जो क्षमता है वज़न ले जाने की, मान लो 10 kg है, ठीक है, 10 kg क्षमता है, और उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने कितना दिया, 2 kg। तो 2 kg वो पर्टिकुलर टाइम पे ले जा रहा है, दैट इज़ एक्चुअल ह्यूमिडिटी, है ना। उसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल ह्यूमिडिटी। उस टाइम पे वो कितना ले जा रहा है, 2 किलो। और मैक्सिमम कितना ले जा सकता है, 10 kg। तो मैक्सिमम और
एक्चुअल में जो रिलेशन है, अभी तो 2 किलो ले जा रहा है, मैक्सिमम 10 kg ले जा सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा ले नहीं जा सकता, वो उसकी फाइनल कैपेसिटी है। तो जब उसके बराबर होगा यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, यानी वो 10 किलो का उसका क्षमता है तो 10 किलो अगर उसको दे देंगे, उससे ज़्यादा होगा या 100% हो जाएगी तो प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है, तो यानी अगर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एक्सेस होता है या बराबर हो जाता है जितना कैपेसिटी है, तो वो होल्ड नहीं कर पाती एयर और क्या कर देती है, रेनफॉल कर देती है। बात समझ गए? तो हवा में जो मॉइस्चर है अगर वो मैक्सिमम हो जाए, अब उसकी कैपेसिटी से बाहर हो जाएगी तो रेनफॉल हो जाएगी, दैट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर? सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 100% हो जाती है तो क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, स्नोफॉल, फ्रस्ट, ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो अभी बात कर लेते हैं रेनफॉल की। सो व्हेन relative humidity become 100%, precipitation goes on। ठीक है, तो precipitation भी 3 तरह के होते हैं भाई। पहले होते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एज वेल एज साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, तो कितने तरह के precipitation होते हैं, 3 तरह के। तो प्रेसिपिटेशन समझ में आया कब होगी, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। प्रेसिपिटेशन, so precipitation means it is a phenomena when water vapors converted into small droplets of water and falls on earth surface। तो जब वाटर वेपर पानी की बूंद बन जाती है, कब बनती है, आफ्टर कंडेंसेशन। तो प्रोसेस है, पहले क्या होता है, इवेपोरेशन, देन कंडेंसेशन, ठंडी हो जाती है, कंडेंस हो जाती है, देन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन हैज़ 3 टाइप्स, ओरोग्राफिक, सबसे पहले है आपकी कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक, इसी को बोलते हैं माउंटेन रेनफॉल, एंड द लास्ट इज साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल मतलब व्हाट? सो कन्वेक्शनल रेनफॉल इट इज़ कह लो जो हमारी जो ट्रेडिशनल रेनफॉल है कि ऊपर गई, एवोपरेट हुई, देन ठंडी हुई और प्रेसिपिटेट हो गई, इसको बोलते हैं हम कन्वेक्शनल रेनफॉल। ओरोग्राफिक मीन्स व्हेन रेनफॉल अकर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ माउंटेन, व्हेन मॉइस्चर्ड एयर और ह्यूमिड एयर कोलाइड्स द माउंटेन, है ना, पहाड़ों से टकरा के जब ये मानसून जा रही है ना, इट कंटेन वाटर वेपर्स, और इसके टकराने के बाद जो बारिश हुई, दैट इज़ ओरोग्राफिक रेनफॉल। ठीक है, साइक्लोनिक, सो व्हेन फास्ट एयर मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो दोनों एयर जब टकराती हैं तो बीच में क्या बनता है, एक वॉल क्रिएट होती है, एंड दिस वॉल रोटेट लाइक दिस। तो यहाँ पे मान लो एक तरफ से कोल्ड एयर है और एक तरफ से हॉट एयर है, तो एक बना देगी वॉल, और ये वॉल क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। इसकी वजह से जो बारिश आएगी उसको हम बोलते हैं साइक्लिक रेनफॉल। क्या बोलते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, एंड दैट वॉल इज़ नोन एज फ्रंट, इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट। ठीक, तो फ्रंट बन जाती है और ये क्या हो जाती है, रोटेट हो जाती है, क्योंकि एक गर्म है और एक ठंडी है, तो ये क्या हो जाता है, रोटेशन हो जाता है, दैट इज़ नोन एज साइक्लोनिक रेनफॉल। क्लियर? इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द विंड। ओके, सो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और इस वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नोट्स और क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।